नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। नव वर्ष आप लोगों का बेहतर बीता होगा कल, ठीक है? इससे पहले की क्लासेस में हम लोग हिंदी के अंतर्गत पढ़ चुके हैं संधि और आज इस संधि का दूसरा क्लास होगा, दूसरा भाग होगा। तो आप लोग उस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। और पैन एग्ज़ाम से जुड़ करके आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं क्योंकि पैन एग्ज़ाम आपके लिए लेकर आया है कंप्लीट सीरीज के रूप में, जहां पर आप हिंदी को एक-एक विषय वार यानी उसका अध्याय वार जो है चैप्टर वाइज पूरी तरह से आप पढ़ रहे हैं इसको। तो इस क्रम में हम लोग आज बात करने वाले हैं संधि का दूसरा भाग। इससे पहले के क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि का संपूर्ण विश्लेषण यानी उसका संपूर्ण अध्ययन हमने किया था। स्वर संधि कितने टाइप का होता है, उसका क्या-क्या मतलब किस तरीके से उसका निर्माण करते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उसके अगले भाग में, जहाँ पर ये आपका संधि का, हालाँकि चैप्टर में देखें तो भाग 3 है ये, है ना? और चैप्टर 3 इसका है, जो भाग 2 हम लोग संधि पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग स्वर संधि पूरा पढ़ चुके हैं। तो आज के इस पूरे क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में और एक तीसरा जो भाग था संधि का विसर्ग संधि, उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आपके हर एग्जाम में जहाँ भी हिंदी से सवाल पूछे जाते हैं उसमें संधि का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है, इसीलिए बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान से पढ़ना है। स्वर संधि का वीडियो कंप्लीट वहाँ बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग और बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि से देखते हैं कि इसका क्या परिभाषा होता है, किस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्यंजन होता क्या है। देखिए, आपने पढ़ा था कि जो आपका वर्ण होता है दो तरह के, स्वर और व्यंजन के बारे में, ठीक है? आप फर्स्ट क्लास में पढ़ाया गया था आपको वर्णमाला, जहां स्वर और व्यंजन के बारे में भी काफी डिटेल में चर्चा की गई थी। अगर उस वीडियो को भी आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए आप लोग पूरा, ठीक है? क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर वाइज चल रहा है, तो सीरीज में पढ़ेंगे तो आपको बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो व्यंजन का मतलब आप जानते हैं, है ना? जैसे क ख ग य र ल प फ ब, यानी ये सब जो होता है क्या होता है? व्यंजन होता है। यानी इसको ऐसे कहें, जैसे मान लीजिए आप क लिखना है आपको, तो क को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, क में हलन लगा के और उसमें आ जोड़ करके, ठीक है? तो ये आपका जो हो गया, ये क्या हो गया? व्यंजन हो गया। जबकि ये जो होता है आपका ये है ना, ये स्वर होता है, ठीक है? तो ये आप जानते हैं आप लोग। तो वही कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, यानी जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होना या फिर क्या उसको बोलते हैं? विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। क्या बोल रहे ध्यान दीजिएगा। किसी भी व्यंजन के बाद, किसी भी व्यंजन के बाद जो स्वर या व्यंजन, जो स्वर या व्यंजन आने से उस व्यंजन में परिवर्तन होता है, यानी उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम व्यंजन संधि बोलते हैं। इसका फर्स्ट नियम क्या है, आइए ध्यान से देखते हैं हम लोग। इसका पहला अध्याय, पहला नियम क्या है इसका है, वर्ग के पहले, वर्ग का मतलब क्या यहां हो गया? जैसे कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, आप लोग सब समझ रहे होंगे। कवर्ग हो गया, है ना? कवर्ग का मतलब हो गया क ख ग घ, है ना? चवर मतलब च छ ज, ऐसे ही। तो यही देखिए, यहां लिखा हुआ है कि वर्ग के पहले वर्ण, ठीक है, का तीसरे वर्ण में क्या होना? परिवर्तन हो जाना। ध्यान दीजिएगा यहां पर, यानी जैसे क है, च है, ट है, त है और प है, तो इस सारे कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, टवर्ग जो भी है, इन सब का पहला क्या हो गया? तो कवर का पहला क होता है, चवर का च, टवर का त, तवर का त, है ना? और पवर का होता है प। यहाँ पे एक और हो गया तवर्ग। तो रूल आपका बन गया, नियम बन गया इसमें कि किसी वर्ग के जो पहला वर्ण है का तीसरे वर्ण में क्या होना? परिवर्तन हो जाना, यही इसका पहला नियम है। ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, अच्छा परिवर्तन कैसे होता है? तो किसी स्वर या अंतस्थ, स्वर या क्या बोल रहे हैं हम लोग? अंतस्थ या चौथे वर्ण के क्या होने से? मिलने से, ऐसा ध्यान रखिए जी, ठीक है? तो किसी स्वर या चौथे वर्ण या अंतस्थ के मिलने से आपका जो क है वो बन जा रहा है किसमें? ग में, च बन जा रहा है ज में, ट बन रहा है ड में, ट बन रहा है द में और प बन रहा है व में। यानी जो पहला वर्ण आपका है वो हो रहा है चेंज कहाँ?
तीसरे वर्ण में हो रहा है। कब? जब उसमें कोई स्वर या अंतस्थ या उसका चौथा वर्ण जोड़ते हैं तब। अब चौथा वर्ण जिसका जोड़ेंगे हम लोग क्या होगा? तो क का हो जाएगा घ, च का हो जाएगा झ, प का हो जाएगा भ। तो या तो कोई स्वर जोड़े, आप ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, या तो कोई स्वर जोड़े या अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब य, र, ल या व, ये जोड़ रहे हैं, या फिर कोई चौथा वर्ण जोड़ रहे हैं। नियम को ध्यान समझिए बाबू, आप लोग क्या कर रहा है, यानी किसी भी वर्ग में, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग में, ठीक है, उसका जो पहला वर्ण है, जैसे क है, च है, त है, ट है, प है, ये सब उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करें ध्यान दीजिएगा, यानी उस वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना, ये क्यों होता है? या तो स्वर के जुड़ने से या अंतस्थ के जुड़ने से, ठीक है, ये होता है। तो इसका नियम ये हो गया। कैसे होता है, आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत सुंदर, देखिए सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान समझिएगा आप लोग प्लीज। जैसे दिख, आपने देखा अभी कि ये जो दिख है, कवर्ग का पहला वर्ण दिया हुआ है दिख, है ना, और इसमें हमने क्या जोड़ा है? अंत जोड़ा है, मतलब आ यहां जुड़ा हुआ है। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, यानी किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण आपका होता है, वो पहला वर्ण बदल जाएगा किसमें? उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। कब? जब उसमें कोई स्वर जोड़ेंगे तब। देखिए इसका तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? इसका तीसरा वर्ण गा होता है, तो कहां चेंज हो गया बताइए? यानी दिख का चेंज हो गया गा में, दिगंत हो गया। देखिए दिख और गज, गज क्या है आपका? क्या जुड़ा हुआ बताइए? यहां पे हमने बताया था आपको ना उसमें कि या तो कोई स्वर रहेगा, या कोई अंतस्थ रहेगा, और या फिर कोई चौथा उसमें वर्ण रहेगा, ठीक है। तो क्या यहां हो जाएगा? दिख में गज, दिग्गज, है ना। वाक में ईश, वागीश बन जाएगा। दिग में विजय, दिग्विजय बन जाएगा। और वाह जो आपका हो गया, ये क्या हो गया? अंतस्थ हो गया। शत में धर्म जोड़ेंगे, शतधर्म बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। जगत में जोड़िए गुरु, क्या हो जाएगा? जगत गुरु, जगत गुरु, जगत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में जोड़ेंगे जा, तो वा पा बन जाएगा वाह में, है ना, अबज, अब्ज, अब्ज मतलब कमल होता है। जगत में जोड़ेंगे फिर से, देखिए यहां पर अंबा, तो जगदम्बा हो जाएगा। षट में जोड़ेंगे दर्शन, षट दर्शन हो जाएगा। ऋग में जोड़ेंगे वेद, ऋग वेद हो जाएगा, गा हो जाएगा, यहां हो जाएगा, ठीक है। वाक दत्ता, वाक दत्ता। दिक अंबर, दिगंबर। दिक दर्शन, दिग्दर्शन, ठीक है। उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा। तो क्या इसका नियम हो गया? नियम इसमें यही हो गया, ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग। जैसे का है ना, और जैसे जो भी मीनिंग आपने देखा अभी, यहां जोड़े आप लोग वाह, ठीक है। मतलब ये का जो था आपका कवर का पहला वर्ण था, उसमें आपने अंतस जोड़ा, वाह जोड़ा, तो क्या बन जाएगा? ये उसी वर्ण का, मतलब इसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा, यानी गा बन जाएगा। यही यहां हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जिस वर्ग में आप अंतस्थ या कोई स्वर को जोड़ रहे हैं, उसी वर्ग का पहला वर्ण बदल कर हो जा रहा है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण। यही इसका विशेष नियम है। का बदल के हो जाएगा ग, ध्यान रखिएगा। चा बदल के हो जाएगा क्या? जा, जा, देखिए ना भाई। अच अंत, अजंत, है ना। पा बदल के कहां हो गया? वाह हो गया, अब्ज हो गया। ता भी बदल के क्या हो गया? दा हो गया। तो मतलब कहने का यह है कि जिस वर्ग में आप कुछ जोड़ रहे हैं, जिस वर्ग में, वर्ग हम बोल रहे हैं, उसी वर्ग का, उसी वर्ग का पहला वर्ण बदल कर हो जा रहा है तीसरे वर्ण में, यानी ये कहें उसी वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में चेंज हो रहा है, जिसे ही आप क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं, ठीक है। इसका यही मेन कॉन्सेप्ट था। देखिए भाई, भगवत भजन, भगवत भजन यहाँ होगा, ता कहाँ बदल गया? द में। यहाँ पे प बदल गया था व में। फिर देखिए जगदम्बा, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और इसका दूसरा नियम क्या है? ध्यान से देखिए दूसरा नियम इसका। एक एक चीज को बारीकी से समझना है आपको। वर्ग के, वही कवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, है ना, पहले वर्ण का अब क्या हो रहा है? पांचवें वर्ण में चेंज हो रहा है। इससे पहले के नियम में क्या था कि उसी वर्ग के जो पहला वर्ण था बदल रहा था तीसरे वर्ण में। अब क्या हो रहा है? बदल रहा है पांचवें वर्ण में, यानी का, चा, टा, त और पा क्या हो जाएगा? बदल के हो जाएगा। यहां पर का बदलेगा कहां? इसमें। चा बदलेगा कहां? या में। क्या परेशान हो रहा है भाई?
कहाँ मक्खी बैठी हुई है, चलिए ठीक है, हाँ ये टा बदल के हो जाएगा यहाँ पर किसमें, टा बदल के हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है इस तरीके से। अब देखिए कैसे हो रहा है, अनुनासिक वर्ण से होने पर केवल न और म, केवल न और म में अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है, ठीक है, जब ये अनुनासिक वर्ण रहेगा तब। जैसे देखिए ध्यान से, अब वाक में क्या हो जाएगा, वांग में, देखिए ध्यान से अब, उत मत उन्मत, है ना, ता कहाँ बदल गया, ना में बदल गया, शत मित्र शनमित्र, कितना इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है सब है। जगतनाथ जगन्नाथ, तत्नाम तन्नाम, तत्मति सन्मति, ठीक है। ये कहने का मतलब आप देख लिए होंगे अभी कि जब आप वर्ग के पहला जो वर्ण होता है पांचवें वर्ण में चेंज होता है, जब ये सब आप जोड़ते हैं तब, तो क्या बदलेगा, अंगा में, च बदलेगा यहाँ में, ट बदलेगा ना में, ट बदलेगा ना में, प बदलेगा माँ में, ठीक है। तो ये इसका विशेष अपना कॉन्सेप्ट है, नियम है। उम्मीद है कि आपको ये भी इसका नियम क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है उसके बाद, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका तीसरा वो क्या नियम दे रहा है, छा संबंधी नियम। अब ये छा संबंधी नियम क्या है भाई, आइए ध्यान दीजिए। हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर का मेल होने से, है ना, क्या होता है, छ से होने पर छ से पहले चा जोड़ दिया जाता है। क्या इसका मतलब समझिए ध्यान से। जैसे हर्ष स्वर जानते हैं, आ ई उ और री, दीर्घ में आ ई उ ए ओ और औ, ये आप पढ़ चुके हैं पहला क्लास में ही, जहां हम लोग वर्णमाला पढ़े थे, ठीक है। तो कैसे क्या हो रहा है, छ कैसे हो रहा है, संधि में जब छेद जोड़ते हैं यहां पर छ, देखिए ध्यान से, हर्ष व दीर्घ, हर्ष या दीर्घ, हर्ष या दीर्घ जो भी रहेगा, ठीक है, क्या हो रहा है उसमें, ऐसा कुछ जोड़ रहे हैं छ से पहले, तो क्या हो रहा है, देखिए यहां पर हो रहा है ना, संधि छेद, संधि छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद, चार छ बन रहा है यहां पर, ठीक है। वृक्ष छाया, क्या यहाँ नियम है, छ से संबंधित नियम का मतलब क्या है कि जब ऐसा छ से कोई शब्द जोड़ेंगे यहां पर, ठीक है ना, छ से होने पर या छ से पहले क्या हो रहा है, चा जोड़ दिया जाता है, कब, जब ऐसा होता है तब। ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मेल जब भी होता है छ से होने पर होता है, यानी कोई भी ह्रस्व या स्वर में जब छ जुड़ेगा तो इस छ से पहले क्या होता है, चा जोड़ देते हैं, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। देखिए ना भाई, ह्रस्व यहां दिया है, छ जोड़ रहे हैं, यहां चा लगा देना है, विच्छेद। स्व छंद स्वच्छंद, लक्ष्मी छाया लक्ष्मी छाया, ऐसा हो जाएगा। नियम क्लियर हो गया होगा, नहीं तो फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं हम लोग। हम ये कह रहे हैं किसी भी हर्ष में, जैसे आ ई, ये हर्ष का हो गया, दीर्घ में तो आ ई उ, ऐसा जो भी है, ठीक है, दो ही रखते हैं हम लोग। इन सब में अगर आप छ से स्टार्ट होने वाला कुछ भी जोड़ते हैं, जो छ से शुरू हो रहा है, इसको अगर जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो हो क्या रहा है, हो यही रहा है, ये सब क्या हो जाएगा भाई, चा में बदल जाएगा उस छ से पहले, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। यानी छ से पहले यहाँ पे चा को क्या करना पड़ेगा, आपको अतिरिक्त जोड़ना पड़ेगा, उस छ से पहले चा को अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है, नियम है, ठीक है। उम्मीद है कि चीजें क्लियर आपको हो रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते देखते आगे क्या है उसके बाद। अब है ता संबंधी नियम, क्या है आपका, ता संबंधी नियम है, आइए ध्यान देते हैं हम लोग, इससे क्या इसका नियम है। ता व्यंजन के बाद जो है ना, चा और छा हो तो, या फिर जा और झा हो तो, टा और ड हो तो क्या होता है, ये बदलेगा च में, जा में और ट में, ठीक है। ड और ढा हो तो, या ला हो तो, ड में और ला में। अभी ये आपको जो वृक्ष दिया हुआ है, मतलब जो भी फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये भी चार्ट ठीक समझ नहीं आया होगा आपको, है ना। आइए हम इसको और आराम से डीपली समझने की कोशिश करते हैं क्या है। हमने डायग्राम इसलिए दिया है ताकि आपको चीजें समझने में ज्यादा आसान हो, ठीक है। बट चूंकि हिंदी पढ़ रहे हैं ना, पहली बार पढ़ते हैं, तो बहुत काफी कुछ दिक्कत होता है। किसी भी व्यंजन के बाद, ठीक है, जब चा या छा होता है तो वो इसमें चा में हो जाता है, ऐसा रहने पर ये हो जाता है, और ये रहने पर टा हो जाता है, यानी सबका फर्स्ट जो है दोनों में से वो यहाँ पे बदल जाएगा इसमें, ठीक है। कैसे, इसको हम जब एग्जाम्पल समझेंगे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, उसी का भी और नियम है, ता के बाद शा आए तो क्या होता है, ता का चा फिर शा का छा में बदल जाता है यहाँ पे, ठीक है।
इसको नियम समझते हैं, आइए देखिए ध्यान से। अच्छा, एक नियम इसका और है ना, ता के बाद अगर हा आए तो क्या होता है, ता का फिर दा और हा का धा, ठीक है। ये आपने 3 कॉन्सेप्ट यहाँ देखा है, ठीक है। अब ये कैसे यहाँ हो रहा है, देखिए ध्यान से। जैसे उत में जहां दिया है लाश, क्या दिया है, तो यहाँ उल्लास हो जाएगा। सत में जन जोड़ा है तो सजन हो जाएगा। आपने ये देखा था कि जो यहां जोड़ रहे हैं उसके पहले वाला जो आपका वर्ण है वो उसी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तत् में जोड़ रहे हैं हम लोग शिव, तालब शाह जोड़ रहे हैं, तक्षिब हो रहा है यहाँ पे, चा यहाँ हो जा रहा है, ठीक है, और चा छा बन जा रहा है। उत में श्वास, उच्छ्वास, चा छा बन जा रहा है। जगत में छाया, जगत छाया, चा छा बन जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये गौर करें, सचरित्र है ना, उदयन यानी उड्डयन यहाँ हो जाएगा, डा के पहले। उत्छिन्न, उत्छिन्न हो जाएगा यहाँ पर। तत्शंकर, तत्शंकर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तत्शास्त्र, तत्शास्त्र हो जाएगा यहाँ पर, तत्शास्त्र। उत्शिष्ट, उच्छिष्ट। तल्लीन, तल्लीन। सच्चित, सच्चित। उच्चारण, तो उच्चारण, ठीक है। ये आपने देखा। तो कैसे बदल रहा है इसको अभी ध्यान से देखिएगा। जब ता के बाद अगर हा आएगा तो क्या हो रहा था यहाँ पे बताइए, हा का धा और ता का दा। जब सा ता के बाद क्या आएगा, हा आएगा, तब ऐसा यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसमें हो रहा था, ठीक है। इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आप देखें इसमें, तो इसके पहले का नियम देखिए काम करेगा। ता का छा और सा का छा में, ता का छा और सा का छा में, देखिए भाई। अब देखिए ता के क्या हो रहा है, चा में, और शा कहाँ हो रहा है, सा छा में। जैसे देखिए उच्छ्वास, उच्छ्वास। शिव, तत्शिव, ठीक है, ऐसा बदल रहा है यहाँ पर। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से चीजें बदल रही है, ठीक है। तो इस नियम को बहुत ध्यान से देखना है, फिर से रिपीट कर लीजिएगा। चा छा हो तो चा में, जा झा हो तो जा में, टा ठा हो तो ट में, डा डा होने पर ड में, ला होने पर ल में। लेकिन अगर ता के बाद शा आए तो ता का चा और शा का छा हो जाता है, ठीक है। और अगर हा आए तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। ये कैसे होता है, यहाँ सब एग्जाम्पल से आपको दिख रहा होगा साथ साथ। जैसे उत का डयन, क्या हो गया, उड्डयन। सत का, यहाँ जगत का छाया, जगत छाया। उत का श्वास, उच्छ्वास, ठीक है। तो यही इसका मेन कॉन्सेप्ट यानी नियम था। आइए देखते हैं आगे। अगला नियम कह रहा है इसमें, जब मां के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुसार उसी वर्ग के नासिक के ग, न, न, म, न और म अथवा अनुस्वार बन जाता है। कैसे हो जाता है, तो मां के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक के, यानी ये सब में क्या होता है, चेंज होता है। कैसे होता है, जैसे कुछ यहाँ पे और देखिए, शब्द के अंत में जब अनुस्वार सदैव मां का रूप होता है, अनुस्वार समझ रहे आप लोग ना, ये अनुस्वार ये क्या होता है, मां का रूप होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओहो, चलिए आइए देखिए ध्यान से। यानी शम को आप शम की तरह लिख सकते हैं। अहंकार क्या हो जाएगा, अहंकार, ठीक है। मां। शमगत, संगत। समजय, संजय। समबंध, संबंध। समकीर्ण यानी संकीर्ण, ठीक है। तो ये जो मां है ना, यही हो रहा है अनुस्वार। क्या हो रहा है, अनुस्वार हो रहा है। समतोष, संतोष। लिखा रहा है संतोष, लेकिन वास्तव में जो अनुस्वार है ना, ये अनुस्वार है संतोष का। ये है क्या भाई, तो ये है शन, शन नहीं है, सम प्लस तोष है। यानी ये जो मां है ना, यही अनुस्वार है। समध्या, संध्या। समपूर्ण, संपूर्ण। किमकर, किंकर। समकल्प, संकल्प। समचित, संचित। समगम, संगम, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना, अच्छे से। आगे देखते हैं। और मां के बाद यदि य, र, ल, व, श और ह व्यंजन हो तो मां का अनुस्वार हो जाता है। क्या होता है, ये मां का अनुस्वार हो जाता है। समहार तो संहार। समलग्न, संलग्न। समवर्धन, संवर्धन। संयम तो संयम, ठीक है ना। देखिए, संशय यानी संशय हो जाएगा। समयोग, संयोग। समवद, संवद। समरक्षा, संरक्षा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब म के बाद अगर ये सब य, र, ल, व, ये तो आपका था अंतस्थ श और ह, उसमें मूर्धन्य श नहीं है, उसको उष्म बोलते हैं, उष्म, ठीक है। ये आपका जो हो जाएगा, क्या होगा, म बदल जाएगा अनुस्वार में, अनुस्वार यहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और विशेष नियम। मां से परे यदि म वर्ण आए तो मां का क्या होता है, द्वित्व, द्वित्व का मतलब होता है ना, डबल यहां हो जाता है। सम्मान, सम्मान। सम्मिश्रण, सम्मिश्रण। सम्मिलित, सम्मिलित। सम्मति, सम्मति।
सम्मानित सम्मानित, सम्मोहन सम्मोहन। यानी अगर सम के बाद केवल क्या आता है, मा ही आता है, तो इसी का डबल हो जाता है। आपने देखा अभी, इससे मोहन हो गया, क्या हो गया, सम्मोहन। तो ये माँ वाला आपने 3 कॉन्सेप्ट देख लिया। जब माँ के बाद माँ तो फिर से माँ, द्वित्व मतलब डबल। जब माँ के बाद यारा लावा शाह शाह और शाह शाह तो अनुस्वार हो जाता है। जब माँ के बाद, है ना, जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। या फिर इसको ये समझ लीजिए अनुस्वार होता है, कुछ भी आए तो बस आसान भाषा में अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से अगला नियम। ण का ण यदि री र और श के बाद, री र और श के बाद ना व्यंजन आता है तो उस वर्ण का ना हो जाता है, भले ही बीच में कवर्ग पवर्ग अनुस्वार या, है ना, वह आदि में से कोई भी एक वर्ण क्यों ना आ जाए। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे चवर्ग टवर्ग और तवर्ग, तालव शाह और शाह का व्यवधान होने पर ना को ना नहीं होता है। जैसे यथा दुर्जन, अर्जुन, दर्शन, रचना, अर्चना, पर्यटन, रतन आदि। इसका क्या, इसका मतलब क्या, समझिए बात ध्यान से। जैसे परिमाण जो है ना, ये होता है परिमाण, कृष्ण और ना कृष्ण। क्या हो रहा है, हो ये रहा है जब इन तीनों में से री र और श, री र और श, ठीक है, के बाद ना व्यंजन आता है तो क्या आ रहा है, ना व्यंजन ऐसा कुछ आ रहा है तो जुड़ने वाला जो भी है इसमें ना अगर व्यंजन आ गया तो ये सब क्या हो जाएगा बताइए। तो चेंज डिपेंड करेगा, यहाँ पर वो बदल जाएगा। ये जो ना है इस नाम में बदल जाता है अंत में, ये सब रहने पर। परी देखिए रा है, क्या हो गया, परिमाण। कृष्ण में ना है कृष्ण, परी में नाम है परिणाम, री में ना है तो ऋण, भूष में अन है तो भूषण, कृष्ण में ना है तृष्णा। ठीक है, तो चीजें कैसे बदला देखिए आप लोग। यानी री र श होने पर अगर आप ना जोड़ रहे हैं तो ये ना बदल रहा है आपका न में, ड़ में। जैसे गणित बोलते हैं ना, गणित, नोट गणित। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। श का जो है श, यदि श व्यंजन से पहले कोई आ या आ से भिन्न कोई भी स्वर आता है तो इस श का श हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए इसका क्या दे दिया है, बात दे दिया है, बट कैसे देखते हैं। अभिषेक तो अभिषेक, निषेध निषेध, विषम विषम, निषिद्ध निषिद्ध, सुषमा सुषमा, है ना, उसके बाद अनुषंगी तो अनुषंगी, अभिषिक्त अभिषिक्त, सुसुप्ति सुसुप्ति। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, काफी पूछता है एग्जाम में। अनुसरण में होता है अनुसरण, ऐसा नहीं होता है। विस्मरण में विस्मरण, अनुस्वार में अनुस्वार, ये तीनों इसके अपवाद थे, ध्यान रखिएगा। तो रूल क्या बन गया यहाँ पर, रूल यही बन गया, दंत सा जो है वो चेंज हो रहा है मूर्धन्य श में। किसमें हो रहा है, मूर्धन्य श में। दंत सा चेंज हो गया, हो रहा है किसमें, मूर्धन्य श में। कब, ऐसा कब हो रहा है, दंत सा जो है चेंज हो रहा है मूर्धन्य सा में, यदि श का सा जो है व्यंजन से पहले कोई आ या आ से भिन्न कोई भी स्वर आता है तो। ठीक है, यानी अ और आ को छोड़ के कोई भी स्वर आएगा तो इसका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था व्यंजन संधि, आपने देखा काफी कुछ नियम था इसमें, चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, एक बार फिर से पूरा देख लीजिएगा कि व्यंजन संधि क्या क्या होता है। तो व्यंजन संधि मेनली जो होता है, किसी भी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो बदलाव होता है उसी को व्यंजन संधि बोलते हैं। इसका पहला नियम आपने ये देखा। ठीक है, फिर आपने उसी का उदाहरण बहुत सारा चीज देखा आपने। फिर कैसे नियम काम करता है, इसमें क भी बदल जाता है उसी के किसमें, यहाँ में, या फिर अनुस्वार में, अनुस्वार ध्वनि चेंज हो जाता है। छ संबंधी नियम देखा, छ और च छ कैसे बदलता है। त संबंधी नियम देखा, त जो है च में, जा में, ट में, या दा में, या दल्ला में बदल जाता है ना। तो ये चीज आपने देखा, गौर किया। उसके बाद फिर माँ के बाद कैसे अनुस्वार में चेंज होता है, यहाँ ध्यान रखना निष्कर्ष का। उसके फिर आपने देखा कि माँ के साथ अगर कोई भी व्यंजन आता है तो वो भी क्या होता है, अनुस्वार में चेंज होता है। माँ से परे यदि कोई आता है तो वो भी डबल हो जाता है, मतलब दुगना इसका हो जाता है। और ना का फिर रा कैसे बदलता है, ये आपने देखा। शाह का तारब शाह से पहले कैसे कैसे व्यंजन आता है तो चेंज होता है, ये भी आपने देखा। चलिए हम लोग आते हैं विसर्ग संधि पे, है ना। ये भी काफी महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसी को विसर्ग संधि बोलते हैं। यानी वहां क्या था, व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर या व्यंजन आता है तो जो बदलाव व्यंजन में होता है उसे व्यंजन संधि बोलते हैं। अब यहाँ क्या है,
विसर्ग के बाद यदि किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे विसर्ग को आप बदलते हैं श, श और श में। विसर्ग के बाद च या छ व्यंजन हो तो विसर्ग का श, ट व्यंजन हो तो श, त था हो तो श में। ठीक है, नियम क्या इसका हो गया? सुनिए ध्यान से। नियम इसका यही हो गया कि श, श और श में कैसे बदलेंगे। यदि विसर्ग के बाद च, छ हो तो कहां बदलेगा? ट। ट और ड हो बदलेगा दंत श में। त और थ हो ये मूर्धन दंत स में। ठीक है, ये मूर्धन्य श हो गया। ठीक है, जैसे निश्चल जगह निश्चल, निश्चय निश्चय, निस्तार निस्तार, दुस्तर दुस्तर, निश्चिंत निश्चिंत, निठुर निष्ठुर, निश्चल निश्चल, निस्तेज निस्तेज। ठीक है, ये क्लियर है? यानी निष्कर्ष क्या होगा? इसका हो गया च या छ रहेगा, ट या ठ रहेगा, त या थ रहेगा। और क्या हो जाएगा? इन सब में अगर विसर्ग को अगर आपने किसी विसर्ग को, है ना, क्या कर रहे हैं? व्यंजन हो तो विसर्ग का जो तलब श, ठीक है, ऐसा हो जाता है। यानी जो विसर्ग आपका दिया हुआ है इसको विसर्ग बोल रहे हैं हम लोग। ये क्या हो रहा है इसमें? इसमें किसमें हो रहा है? इसमें किसमें हो रहा है? ऐसा चेंज कर जाता है। कौन सा? ये विसर्ग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। अब कोई परिवर्तन नहीं होता है कब? यदि विसर्ग के बाद श, श और श, तालब श, दंत सा, मूर्धन्य श ऐसा अगर रहेगा तो कोई व्यंजन आए तो विसर्ग अथावत बना रहता है, अथवा विसर्ग के आने के बाद क्या होता है? व्यंजन का रूप ले लेता है। जैसे दुशासन तो दुशासन जैसे वैसे रहेगा, ये नहीं होगा। कुछ ध्यान रखिए, निसंकोच निसंकोच, है ना। ठीक है बात। चलिए, दो कारण हो रहा है, या तो सेम है सेम रह जाएगा, या फिर क्या हो रहा है? चेंज हो जाएगा। निसंतान तो निसंतान वही जो है उसी का बन जाएगा यहाँ पर निसंतान। निसंकोच दुशासन दुशासन, निशंक तो निशंक, दुस्साहस दुस्साहस, निसंदेह निसंदेह, दुस्साह दुस्साह, ऐसा बनेगा। ठीक है बात। चलिए, दो इसमें याद रखिएगा, निसंकोच और निसंदेह। ये आपकी परीक्षाओं में काफी पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। विसर्ग के बाद यदि क और ख अथवा प और फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रजा कर्ण रजा कर्ण, पयाह पान है ना, प्रातः काल अंतःकरण, ये याद रखिएगा। विसर्ग के बाद ई और उ आए तो स्वर में विसर्ग का क्या होता है? क्या हो जाता है? ऐसा। नी कपट तो निष्कपट, दुष्कर तो दुष्कर, चतुष्पाद चतुष्पाद, दुष्कर्म तो दुष्कर्म, निफल तो निष्फल, निपाप तो निष्पाप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसर्ग को रा में कैसे चेंज करेंगे अब, है ना। विसर्ग से पहले जब आ या आ से कोई भिन्न कोई स्वर आए तो विसर्ग के बाद किसी स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण जो है, गौर करिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं हम लोग। विसर्ग में हम लोग ये बोल रहे हैं कि जब किसी विसर्ग के बाद अगर ऐसा आ रहा है, क्या आ रहा है? अ या आ रहा है, तो इसको कोई भी स्वर या विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण या रा ला व ह में से कोई वर्ण होता है तो विसर्ग क्या होता है? रा में चेंज होता है, ये इसका नियम है। ठीक है, जैसे दु उपयोग में क्या होता है? दुरुपयोग, रा में चेंज हो रहा है यहाँ पर, आपने देखा। दुगुण दुर्गुण, अच्छा दुर्गुण जब लिखते हैं हम लोग तो अक्सर ये रेफ देते हैं ना, ये अक्सर उस शब्द के पहले देते हैं जिसके पहले रा का उच्चारण हो रहा है। दुगुरन नहीं होता है, दुर्गुण होता है, दुर्गुण दुर्गुण। जैसे बोलते हैं, बहुत सुंदर मीनिंग पूछता है एग्जाम में बर्तनी में, बताइए ये क्या हो गया? अब आप लोग मुझे बताएंगे आशीर्वाद में कौन सा सही है? ऊपर वाला नीचे वाला? आशीर्वाद, आशीर्वाद में कौन सही है बताइए। चलिए ठीक है, कुछ लोगों का सही आंसर आ रहा है लेकिन कुछ लोग गलत भी आ रहा है। क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिए यहाँ पर। आशीर्वाद में आपको लग रहा होगा कि ये सही है, बट ये गलत है, सही है नीचे वाला। क्यों? क्योंकि अगर इसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा आशीर्वाद, तो आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद है, नोट आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वही दिया नी और मल दिया निर्मल, नी उपमा तो निरुपमा, नी विघ्न निर्विघ्न, नी और भय निर्भय। ठीक है, नी गुण तो निर्गुण, दुर्लभ तो दुर्लभ, नी उत्साह निरुत्साह,
नी आहार निराहार, है ना, ऐसा। तो यहाँ कंसेप्ट क्या हो गया? कंसेप्ट यही हो गया इसमें कि किसी विसर्ग से पहले जब अ या अ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए तो यार अलावा जितना भी इसमें दिया हुआ है ये सब क्या होता है? रा में चेंज होता है। ये इसका पूरा नियम हो रहा था, ठीक है। और रा में चेंज होने का मतलब जहां पे ये हम लोग रेफ दे रहे हैं उसके पहले उसका उच्चारण होगा। आरसी बाद में होता है, ये गलत होता है, है ना, तो गलत ये है। आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद। तो जो वा के पहले हमने ऊपर दिया वा के ऊपर, तो रा का उच्चारण उस वा के पहले आएगा, आशीर्वाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्या है, देखिए ध्यान से, आ और आ के स्थान पर ओ क्या है, ध्यान दीजिएगा। आ और आ के स्थान पर ओ। यदि विसर्ग के पहले आ स्वर और आगे अ अथवा कोई सघोष व्यंजन, सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जैसे या फिर या, रा, ला, वा, हा जो भी है में से कोई वर्ण हो तो आ और विसर्ग के बदले ओ हो जाता है, ठीक है, ओ हो जाता है, इसका नियम है। जैसे इसमें दो इसका बाद दिया है, पुनः मिलन तो पुनर्मिलन हो रहा है, र हो रहा है, अंतःगत तो अंतर्गत यहाँ हो रहा है, बाकी सब में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। मना विकार तो हो जाए मनोविकार, ओ हो रहा है, ओ। तमह गुण तमोगुण, ओ हो रहा है। मना बल तो मनोबल, अधागति अधोगति। तो यही सब आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में खूब पूछता है सब। स्टार व्याह विरुद्ध वरो विरुद्ध। हो क्या रहा है, समझिएगा ध्यान से। हो ये रहा है कि जब भी आप किसी विसर्ग को आप लिखते हैं या उसमें आ रहता है तो विसर्ग या आ दोनों हो जाता है ओ में। जब क्या करते हैं आप, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर या, रा, ला, वा, हा में से कोई भी वर्ण हो तो आ और विसर्ग के बदले ओ हो जाता है। जब उसमें कुछ जोड़ते हैं तब क्या जोड़ते हैं हम लोग, ये सब जोड़ते हैं तब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सब कुछ समझ आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है आपका विसर्ग का अंतिम कॉन्सेप्ट, विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दीर्घ। यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, उसके पहले का हर्ष स्वर दीर्घ हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे नी रोग होगा तो नीरोग हो जाएगा, नीराज तो नीरज हो जाएगा, है ना। चलिए, यदि विसर्ग के पहले आ या आ स्वर आए तो बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। आ या आ स्वर हो और बाद में कोई अगर भिन्न स्वर आता है तो विसर्ग का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। जैसे अतः एव तो अतएव, खत्म हो गया। अब कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है, नमस्कार तो नमस्कार, पुरस्कार तो पुरस्कार, भाकर तो भास्कर, ठीक है, यही इसका नियम था। तो आपने देखा अभी व्यंजन संधि और क्या विसर्ग संधि के बारे में। इसका जो निष्कर्ष दिया हुआ है, इस निष्कर्ष पे आपको फोकस करिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो ज्यादातर सवाल उसके निष्कर्ष से आता है। क्यों? अगर उस निष्कर्ष को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे सवाल में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है कि संधि का ये कंप्लीट सेक्शन आपको बहुत ही पसंद आया होगा और चीजें बेहतर लगी होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए, शेयर करिए खूब, ताकि पैन एग्जाम को बड़ा बनाने में आपका भी सहयोग अपेक्षित है। और साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं और हमारी डेडिकेशन, लगनशीलता के साथ आप भी काम कर सकते हैं। तो नए वर्ष में आपको नए संकल्प के साथ काम करना है और वर्ष 2023 में किसी भी हाल में सिलेक्शन लेना, ये आपकी, हम सब की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके पहले का वीडियो और ये संधि का दूसरा पार्ट आप अच्छे से देख लीजिएगा। हम लोग इसमें फिर संधि के सवालों को भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे और किस किस एग्जाम में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं उससे हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद है कि संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विषय संधि का ये कंप्लीट सेशन बहुत ही दमदार तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करवाया गया है। चीज़ें बेहतर होगी और एग्जाम में भी आपको सारे सवाल अब नहीं छूटेंगे, कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।